नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पर। तो आज हम कक्षा 10 को करने वाले हैं और वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं और पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दिया है कि पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यदि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सब आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलूंगा। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे आएंगे और उनके माध्यम से हम क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ पर समझते चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य का मतलब है कि हमको यहाँ पर ऐसा गुणनखंड करना है या ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है जो किसी और से डिवाइड ना हो। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या 4 अभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा क्यों क्यों नहीं है। तो इसका कारण ये है कि अभाज्य बोला है, लेकिन मैं इसमें 2 से भाग दे सकता हूँ। तो ये 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं बोलूँ 2 है, ठीक है, 3 है और इसके अलावा 5 है, 7 है, 9 है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3 तिरके 9 हम इसमें भाग दे सकते हैं। और इसके अलावा 11 है। तो मतलब अभाज्य संख्या है वो जो और किसी से डिवाइड ना हो। वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? तो इसका ऑप्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि 9 विषम है लेकिन वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 उसको डिवाइड कर देता है। तो ये एक यहाँ पर क्लियर करके रखना कि क्या विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन क्या पूरी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम 140 के गुणनखंड यहाँ पर करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 से आपको भाग देना है। तो आपको पहले एक अंक लेना है। क्या इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो फिर कितने अंक ले लेंगे? 2 अंक ले लेंगे। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं और बाकी की गणना हम मन में करते हैं। 2 सत्ते 14, 7 बार भाग गया तो हमने 7 यहाँ पर लिख लिया। 2 सत्ते कितने हो गए? 14। और इसको यहाँ पर काट दिया, ये 0 0 आ गए। अब कितनी? 0। जब भी 0 आती है तो हम यहाँ पर भी क्या उतार देते हैं? एक 0 उतार देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो आप इसमें समझते चलें। ठीक है, अब फिर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है। 2 3 6, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा और ये 0 उतार लूंगा तो 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10। अब कितने से देंगे? 2 से जाएगा क्या? अब 2 से नहीं जाएगा, उसके भी नियम है तो वो मैं आगे चलते चलते आपको बता दूंगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से और 5 से जाएगा। कितने से? 5 से। इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। 5 7 35 होते हैं और फिर 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 होते हैं। अब यदि हमको यहाँ पर लिखना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो हम लिखेंगे 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड हमने क्या किए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हिंदी में यदि मैं बोलूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है। या फिर इसको और अच्छे से लिखना हो तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की इस पे क्या चढ़ा दो? घात चढ़ा दो और 5 लिख दो और 7 लिख दो। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए 156 के यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें किससे भाग जाएगा। तो इसमें आप दोगे तो इसमें सबसे पहले आपको 2 से भाग देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। 2 सत्ते कितने हो जाएंगे? 14। 1 बचेगा आपका और कितने हो जाएंगे? ये 1 बचेगा, उतारेंगे 6 तो 16 हो जाएंगे। 2 अट्ठे 16। अभी हम 2 का नियम भी पढ़ेंगे इसके बाद कि 2 से ही क्यों भाग इसमें जा रहा है। तो 2 3 6, 1 बचेगा, उतारेंगे 8 तो कितने हो जाएंगे? 2 नाम 18। अच्छा, अब कितने से भाग जाएगा? तो अब भाग जाएगा आपका
3 से, तो 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9 और फिर कितने से भाग जाएगा आपका 13 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार 156 जो है उसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है। अच्छा, इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 3 लिख दो और कितने लिख दो 13। ये भी आपका एक अनदर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 2 से भाज्य का नियम भी पढ़ लेते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं जो है आपकी भाज्य हो जाएंगी। तो 2 का नियम हम पढ़ेंगे। तो ये नियम हर संख्या में लागू होगा यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि संख्या का ये अंक होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी और ये पूरा नियम है। इसके बाद 3 से भाज्य का नियम क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी के हम आगे देखेंगे क्योंकि 2 और 3 की सबसे ज्यादा जरूरत हमको यहाँ पर पड़ रही है। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या होगा, यदि संख्या जो है संख्या का योग जो है वह 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अब हम 2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट अंक जो है आपका कितना होना चाहिए 0, तो देखो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 6 है तो इसमें भी 2 का भाग चला गया था। 5 है इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 है इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 9 है इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 2 का भाग किस में जाएगा, जिसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो उसमें कितने का 2 का भाग चला जाएगा। अच्छा, 3 का नियम जो हमने पढ़ा था उसकी भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, जिसके योग जो है वो 3 से भाज्य, मतलब कहने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए ये रहे आपके लिए एग्जाम्पल। जैसे मान लो 140 है तो 140 में अंकों का योग, इनके अंकों को आप आपस में ऐसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, मतलब ये 3 से भाज्य नहीं होगा। 156 को ले लो, 156 में जब आपने भाग दिया था 3 से चला गया था क्या, बिल्कुल चला गया था। तो देखो यहाँ पर हमारे नियम के अनुसार आता है कि नहीं। कितने हो गए 5 और 1 6, 6 और 6 12। अच्छा 12 हो गए, 12 को भी क्या करो फिर से तोड़ दो 1 प्लस 2 में, तो कितने हो जाएंगे 3। क्या 3, अब इसको 3 से भाग दो, क्या 3 से 3 कटता है, तो बिल्कुल एक बार कट जाता है, मतलब 156 जो है वो 3 से आपका विभाज्य हो जाएगा। अच्छा सर, चलो सर हमको इसके बारे में भी बताओ। चलो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। 3 8 2 5, चलिए 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, इसको देख लेते हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। या तो ऐसे ही भाग दे दो या फिर इनको एक बार और जोड़ दो, कितने हो गए 9। अब इसमें 3 से भाग दो, 3 तिरके 9, यानी ये वाली संख्या भी 3 से हमारी विभाज्य हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 2 का नियम पढ़ लिया है और यहाँ पर 3 का नियम भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। बाकी के नियम हम आगे पढ़ते चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वह है 3825 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इस पे लाइन खींच लेंगे और अब भाग देंगे। देखो 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब किससे देंगे हम, 3 से। 3 में इसके अंकों का योग हमने अभी किया था और चला गया, तो किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी, अब इसमें देंगे 3 दूनी 6, कितने बचे 2, ऊपर से उतारे 2 तो कितने हो गए 22, तो 30 आते 21, कितना बचा 1 बचा और उतारे 5 तो कितने हो गए 15 और 3 5 15, तो बिल्कुल ये यहाँ पर कट चुका है। फिर से 2 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब फिर 3 से जाएगा क्या, एक बार और देखो 4 और 2 6, 6 और 5, 6 और 5 कितने होगा 11, 1 और 1 2, तो ये अब भाग नहीं जाएगा। अब हम किससे देंगे 5 से भाग। तो 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम होता है कि अंतिम अंक जो है, संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तभी 5 से भाग आपका जाता है। तो 5 से भाग दो, 5 है अंतिम अंक तो हम 5 से भाग देंगे। तो 5
अठे 40, 2 बचेंगे, उतारेंगे 5, पचम 25। अब कितने से जाएगा? फिर से 5 से जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका? 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब अंतिम अंक क्या है? 5 या नहीं है ना, तो अब किससे किससे जाएगा? 17 से जाएगा। ये तो हमें आता है, 17 एकम 17। तो इसके जो गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे? ऐसे लिखेंगे 38 25 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो है क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 17। या फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 2 बार आया है और 5 भी कितनी बार आया? 2 बार आया है, और इंटू 17। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए? सॉल्व हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले अब किससे भाग देंगे? देखो अंतिम अंक सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दे के देखेंगे। कितने से? 2 से। क्या 2 से भाग जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 2 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। और 3 से इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग होना चाहिए 3 से भाग, तो 5 और 5 10, जो कि है भाग, मतलब इसमें भाग 3 का नहीं जाएगा, तो ये 3 का भी नहीं जाएगा। तो अंतिम अंक क्या है? 5 है। 5 है, और 5 का नियम क्या है? 0 और 5 होना चाहिए, तो वो किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 एकम 5, 0 0 आ जाएंगी, और 5 एकम 5। अच्छा, अब किससे भाग जाएगा इसमें? मुझे बताओ। अब हम जब 5 से भाग दे के देख लिया, अब फिर 6 से देंगे, 6 से जाएगा नहीं, क्योंकि 6 का नियम भी यही है। ठीक है, क्योंकि पीछे क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए, तो हम 6 से भाग दे के देख लेंगे। अब हम किससे दे के देखेंगे? 7 से। तो चलो 7 से दे के देख लेते हैं। 7 एकम 7, 10 में से 7 आए, कितने बचेंगे? 3, एक एक 0 उतर जाएगी। तो 7 3 21 और 7 चौको 28। 28 में से 28 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, और उतारेंगे तो 7 3 21। तो कितनी होगा ये? 143। अब इसमें किससे भाग देंगे? फिर से 7 से जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 1 नहीं जाएगा। 8 से देंगे नहीं, 9 से देंगे नहीं, 10 से, और फिर अब अगली अभाज्य संख्या कितनी है? 11। अभाज्य संख्या से देना है तो 11। 11 से देके देखो, 11 एकम 11, बचेंगे 3, उतारेंगे फिर से 3, 11 तिया 33, यानी 11 तिया 33, 13 आ जाएगा, और यहाँ भी 13 एकम 13। तो यदि मैं इसके गुणनखंड बनाऊं 5 0 0 5, तो क्या बन जाएगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और इससे संबंधित जो नियम बनेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आएगा तो हम पढ़ेंगे। चलिए, इसका एलसीएम मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो कितना बनेगा? चलिए, किससे भाग देना है सबसे पहले मुझे बताइए। इसमें इसमें देखो, अंकों का 2 से तो जाएगा नहीं, अंकों का योग करके देख लेते हैं। 7 और 4 कितने हो गए? 11 11 12 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 22, और 2 और 2 4, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 7 से दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 नहीं जाएगा। 8 से देंगे नहीं, क्योंकि वो आवाज नहीं है। 11 से 2, तो 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से 2, 13 से भी नहीं जाएगा। 14 15 से देंगे नहीं। 16 17 से दे के देखो, 17 से यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि 17 के पहाड़े में लास्ट में 9 आते हैं। ठीक है, इसलिए 17, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 यहाँ पे घटा लो यदि नहीं आ रहा, तो 17 चौको 68, 8 और 6 14। ठीक है, 6 अब कितने उतारे? 2 उतार लो। ठीक है, अब 17 दूनी 34, 17 तिया 51। फिर से कितने से देंगे हम? 17 से देंगे। क्या? 17 तिया 51, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब कितने बचे? यहाँ पर घटाओ 1, और यहाँ पर 1 उतारेंगे। 9 17 7 119, तो ये चला गया। अब कितने से जाएगा ये? तो अब 17 से जाएगा क्या? देख लो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ज्यादा हो जाएगा? नहीं जाएगा। 18 19 से देके देखो, अब 19 से जाएगा। तो 19 से जाएगा, तो 19 से 19 दूनी 38, और 38 से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 39 40 41 42 43, कितना बचेगा? 5 और 57 19 तिया
57 आपका हो जाएगा और 23 एकम 23। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। हाँ, एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है चूंकि ये प्रश्नावली 1.1 है, तो इसलिए हमको इसको सॉल्व करना है बाकायदा, प्रत्येक क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी मैं आपको पूरी कराऊंगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताता चलूंगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यानी महत्तम सामर्थक एलसीएम यानी लघुत्तम सामर्थक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है यानी ये और ये संख्या का गुणनफल जो है इन दोनों को यदि अपन गुणा करें तो जो अपन एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं वो और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं वो आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये जो है ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो दो संख्याओं को क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। चलिए इसको डिटेल में आप समझ जाएंगे जब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर करके बताऊंगा। और जैसे आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे बिल्कुल वैसे ही उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने अभाज्य गुणनखंड को वहां पर सीखा था। तो 26 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अब आपको मन में ही करना है और मन में ही छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड उसी प्रकार से आपको करना है। आप जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आने लगेंगे। तो इसको क्या करूंगा, 13 दूनी कितने होते हैं 26, 2 इंटू 13 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26। और यहाँ पर 91 के करेंगे तो 91 के कितने हो जाएंगे, पहले 7 से भाग जाएगा और फिर कितने से भाग जाएगा, 13 से यहाँ पर भाग जाएगा। तो आप वैसे वहां पर करके देख सकते हैं। अब मैं यदि इसमें एस सी एफ यदि ज्ञात करूं, एस सी एफ मतलब महत्तम सामर्थक यदि मैं ज्ञात करूं तो ये जो जिसमें दोनों से भाग जा सके वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसको भाग देने पर हमें इसमें भाग मिल जाए। तो कितना होगा 13 और 13, 13 दोनों में आ रहा है। आप तो इसमें देखो अभाज्य गुणनखंडों में वह छोटी संख्या जिससे इन दोनों में भाग जा रहा है तो वह कौन सी है 13, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एचसीएफ आपकी हो जाएगी। और एलसीएम की मैं यदि बात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम में आपको जो कॉमन है उनको छोड़ देना है, उनको आपको एक बार लेना है, बाकी सबको ले लेना है। जैसे 2 एक बार आया तो 2 को आप एक बार ले लेंगे, ठीक है, और 13 आप ले लेंगे एक बार। अब यहाँ पर देखो 1 2 को हमको यहाँ पर छोड़ देना, 2 है ही नहीं तो कोई बात नहीं। 7 यहाँ पर आया क्या, नहीं आया तो 7 को भी मैं क्या करूंगा, ले लूंगा। 13 यहाँ पर ऊपर है था हमने उसको लिख लिया, लेकिन नीचे तो नीचे वाले को हम नहीं लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं टोटल को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 182 यहाँ पर हो जाएगा। तो जो महत्तम सा एचसीएफ जो है वह कितना आया 13 आया, और जो एलसीएम आया वह कितना आया 182 आया। अब जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला है, तो क्या हैगा ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ और इंटू फर्स्ट संख्या जो आएगी और सेकंड संख्या का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम क्या ये बराबर है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 182 है और एचसीएफ कितना है 13 है, और पहली संख्या कितनी है 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91 है। तो जब आप 13 दूनी 26 इसका गुणा करोगे, 13 दूनी 26 और 2 बचेंगे 6, 13 और 10 23, तो कितना आ जाएगा ये 2366 यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप इसका गुणा करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका 2366 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, दोनों बराबर प्रूफ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो इसकी जांच करना था तो हमने इसकी जांच कर ली। चलिए हम दूसरी संख्या पर चलते हैं, वो है 510 और 92। तो हम इस पर चलते हैं और इसको हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात कर लेना है और फिर इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद एलसीएम ज्ञात कर लोगे। एलसीएम के बाद क्या होगा, उन दोनों का गुणा करके इसी प्रकार से हम इसकी जांच यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं और इसको हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं।
सबसे पहले मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करूंगा, तो अब आप पीछे रफ कॉपी में करके देखोगे और उनको यहाँ पर लिखोगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड इसके आ जाएंगे। यदि आपने नहीं करके देखे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार रोकिए और इसको करके देखिए, क्या आपके भी यही आ रहे हैं, लेकिन आप करके यहाँ पर जरूर देखना है। 2 इंटू 2 इंटू 23, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करके देखना है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले मैं एलसीएम ज्ञात कर लूंगा, तो एलसीएम या फिर एचसीएफ जो भी, चलो एलसीएम लिख लिया तो एलसीएम ज्ञात कर लूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं इनमें से एक 2 को यहाँ पर लिख लूंगा। यहाँ पर 3 है तो इस 3 को लिख लूंगा, यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो इसको लिख लूंगा। यहाँ पर 17 है तो 17 को लिख लूंगा। यहाँ पर 2 है, इस देखो इस 2 का कॉमन तो अपन ने ले लिया, 1 2 और अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 1 2 को लिख लिया और 1 23 को भी लिख लूंगा मैं। अब जब मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 23,460 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ यहाँ पर एचसीएफ यानी जो दोनों में हो, तो 2 देखो 2 दोनों में है तो 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। और कोई सी संख्या दोनों में है क्या, दोनों में नहीं है तो मैं किसी को नहीं लिखूंगा। अब चूंकि मेरा जो जांच करना था, जांच करने का क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम कितना है मेरा 23,460, एचसीएफ कितना है 2 और फर्स्ट संख्या कितनी है मेरी 510 और सेकंड संख्या कितनी है 92। तो यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं उन दोनों का गुणा करता हूँ तो 46,920 आएगा, और आप जब इनका गुणा करोगे तो इनका भी कितना आएगा 46,920 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास, और थर्ड क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको एक बार घर पे करके भी देखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आप इसको 2x स्पीड से भी देख सकते हैं। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को इनके अभाज्य गुणनखंड रफ कॉपी पर वीडियो को पुश करके जरूर निकालें। आप जो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं वो सही निकल रही है क्या, या फिर कुछ ही तो क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन का आप याद जरूर रख सकते हैं कि इसमें किस किस से भाग जाएगा, ताकि आपका परीक्षा में वहां पर समय बच सके। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। इसके अलावा आपको एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी शुरुआत है, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, बस आप बने रहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 के हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करना है। तो 336 जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसके बना के लेके आओ। कितने हैं, इसका कितना हो जाएगा जब आप करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आएगा। इसके बाद 3 गुणा 7, ठीक है। इसके बाद 54 के करते हैं, 54 के करते हैं तो 54 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 3 27 दूनी 54, ठीक है। इसका वही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो कॉमन कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, एक बार मैंने 2 लिख लिया। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा। 3 देखो ये 3 है तो मैंने इस 3 को एक बार कॉमन ले लिया, बाकी इसको और इसको अपन को लिखना पड़ेगा और ऊपर के साथ को भी लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। एलसीएम आएगा आपका 30 24 ये आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक ये है दोनों में कॉमन, तो मैं 2 लिख लेता हूँ। और क्या है, एक 3 भी कॉमन है तो 3 भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 3 दूनी कितना जाएगा 6 जाएगा। वही मेरा फॉर्मूला जो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ तो क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना आया मेरा 30 24, एचसीएफ कितना आया 6
पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या कितनी है 54। इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरा 18 144 इस साइड आ जाएगा और 18 144 इस साइड आ जाएगा। हैंड्स प्रूफ ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये पहला दूसरा और तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हम जो कर रहे थे वही ज्ञात करना है, बस आपको देखते चलना है, लास्ट तक आपके एलसीएम और एचसीएफ पूरे क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर में आपको वही करना है। तो चलिए चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं 12। तो 12 का आप डायरेक्ट आप एलसीएम बता दोगे। सबसे पहले हम दोनों के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब आपको ऐसे ही करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, 15 का यदि अपन करेंगे तो 3 इंटू 5, 5 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 21 के यहाँ पर करेंगे तो 7 तिया 21 यानी 3 और 7 यानी सबसे छोटी संख्या जो और किसी से डिवाइड ना हो वो कौन सी है, अभाज्य संख्या वो कहलाएगी। अब यदि हम इसका एचसीएफ यदि यहाँ पर ज्ञात करें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, जो सभी में हो। देखो 3 जो है वो सभी में है तो 3 जो है वो सभी में है तो 3 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। 2 है तो हम 2 में देखेंगे, 3 है तो हम 3 में देखेंगे। और एलसीएम में भी हम ऐसा ही करेंगे, यदि जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे, 1 2 3, 3 हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बाकी का 2 जो है वो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा और 5 और 7 भी हमको लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका इन दोनों का जाएगा, इन दोनों का इन सब का आप गुणा कर लीजिए, गुणा करोगे तो आपका इसका कितना आएगा 420 इसका आएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है 17, 420 आ जाएगा। तो एचसीएफ जो है 3 आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 420। नेक्स्ट जो है 17, तो 17 किसका, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं 17 ही होगा। तो 17 एकम 17, 17 का 1 से गुणा कर देंगे। 23 का क्या होगा, तो 23 इंटू 1, इसका भी 1 से गुणा कर देंगे। 29 का क्या होगा, 29 का भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 29 एकम 29, 29 इंटू 1। कुछ जब वो वही संख्या यदि अभाज्य गुणनखंडी दिए गए हो तो हम उनके इंटू में एक एक करके उनके लिख लेते हैं, क्योंकि एक का तो सब में जाता है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल आएगा, एक निकल आएगा। जो तीनों में हो, तीनों में क्या है एक है, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा एक। और एलसीएम वही हम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम कितना, एक तो है ही, एक को तो हम लेंगे ही, और कितना ले लेंगे 17 ले लेंगे, 23 ले लेंगे और 29 को भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो जो एलसीएम है हमारा कितना आ जाएगा 11,339 यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं, वो आपको सरल जो है वो समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8। तो 8 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के करोगे तो कितने आएंगे, 3 इंटू 3, 3 तिरका 9। 5 के 25 के करोगे तो कितने आएंगे, 5 गुणा 5 पचम 25। ठीक है, अब जब आप इसका करोगे तो इसका मुझे जल्दी से आप बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ मैं यही बता देता हूँ कितना हो जाएगा। तो देखो इनमें क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जब तीनों में कुछ कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में अपन क्या करना पड़ेगा, तीनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, उसको एक बार लिख लेते यदि कॉमन आता तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये टोटल कितना बन जाएगा 8 ही बन जाएगा। 8 मतलब इन तीनों का गुणा कर लो या फिर ऐसे कर लो, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा 1800 आपका इसमें एलसीएम आ जाएगा। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो गए, कुछ नहीं करना था इसमें, एचसीएफ और एलसीएम ही हमको ज्ञात करना था, जो कि हम बहुत पहले बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम यहाँ पर चलते। क्वेश्चन है कि एचसीएफ जो है वो इसका और इसका दिया हुआ है 9 है, और एलसीएम जो है इसका और इसका क्या करना है ज्ञात करना है। बस संख्या वो ही है और अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको जब ऐसा दिया है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसा दिया है, क्या दिया है,
दिया है। बिल्कुल जो क्वेश्चन होते हैं भाई डिक्टो ऐसे ही करना है आपको। फर्स्ट संख्या क्या है आपकी? फर्स्ट संख्या जो है आपकी वह कितनी है? 306। वैसे भी आ जाएगा आप जैसे सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, फॉर्मूले से हमको सरल पड़ेगा। 657, ठीक है। फर्स्ट संख्या दी है और सेकंड संख्या आपकी है। अब क्या दिया है आपको? एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है कितना? 9। एचसीएफ आपको क्या दिया है? 9 दिया है। और एलसीएम जो है, एलसीएम क्या करना है आपको? ज्ञात यहाँ पर करना है। तब तब हम जानते हैं, तब हम क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो फर्स्ट और सेकंड संख्या का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है? एलसीएम तो हमें ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम हम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे। अब या तो आपको इसको एक्स मानना हो तो एक्स मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एलसीएम ही लिखो इसको, या तो एक्स मान लो, जो भी आप, जैसी आपकी मर्जी हो। एचसीएफ कितना है? 9 है। फर्स्ट संख्या कितनी है? 306। और सेकंड संख्या कितनी है? 657 है। अब आपको क्या करना है? आप इन दोनों का गुणा करके नाश मत कर देना। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा आपका 306 इंटू 657। 9 को कहाँ ले जाओ? नीचे ले जाओ, क्योंकि ये गुणा में है। इस साइड बराबर किस साइड जाएगा? जाएगा किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। 9 से काटो, 3 से काटो या 9 से काटो, 9 से ही काट दो, ठीक है। 3 से काटो, 3 तिरके 9। यदि आपको दिक्कत आ रही है, 3 एकम 3, 0 और 3 दूनी 6। फिर 3 से काट दो, क्योंकि जोड़ क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 तिरके है 9 और 3 चौको 12, यानी कितना आएगा? 34। और इसका गुणा करो, 34 और इसका गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 34 और इसका गुणा करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 22, 33, 8। इतना गुणा तो आपको, इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बस कुछ नहीं करना था, किया कुछ नहीं है, दिया है लिख लिया पहले फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, क्योंकि संख्या तो एक जैसी है, ठीक है। इसका एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा दिया, मान रखे, और क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, बस आपको क्या करना है? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। तो देखिए 6 की घात n, तो देखो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है? मान लो 6 की घात n की जगह मैं 6 की घात 2 कर दूं, तो 6 इंटू 6 36। क्या 0 पर समाप्त हो सकता? नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे? 6 की घात n, 6 की घात n जो है वह 0 हो सकता है, लेकिन कब? 6 की घात n जो है, 6 की घात n हमारा, 6 की घात n शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसने जितना दिमाग लगाया उतना ही अपन लगाएंगे। शून्य हो सकता है, कब हो सकता है? यदि देखो शून्य होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? सबसे आवश्यक शर्त है कि उसके 2 और 5, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हो। समझना, अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो। अब कैसे? देखो 10 आने के लिए 2 और 5 तो चाहिए ना, तो 2 और 5 जो है वो किसके अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए? इसके, यानी 6 के अंदर ये आना चाहिए। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मान लो, देखो जैसे मान लो यहाँ पर 60 भी है, तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो देखो 60, तो 2 और 5 तो उसमें भी आ रहा है ना, 5 दूनी 10, 6 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10। अब 2 और 5 आना कंपलसरी है, भले ही फिर आगे आगे कितनी संख्या आ जाए आपकी, ठीक है, समझ गए। तो मैंने लिखा, क्या लिखा कि प्राकृतिक संख्या 6 की घात n शून्य हो सकता है यदि जो है, और देखो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संख्या लिखा है। और पूर्ण संख्या लिख देता तो पूर्ण संख्या 0 ही हो सकती है, इसलिए हम n की जगह पर 0 नहीं रख सकते। यदि आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि यहाँ पर हम 0 भी रख सकते हैं, जैसे सर ने 2 रखा, 2 की जगह पे हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते?
तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसने हमको लिख के दिया है, क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या इसने हमको लिख के दिया है। तो हमने लिखा कि 6 की घात n शून्य हो सकता है यदि 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, अब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड हो मतलब वो 6 में आना चाहिए। ठीक है, और जबकि 6 जो है, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 और 3। तो जो है 5 जो है इज जो नॉट प्राइमरी में प्राइमरी फैक्टर ऑफ 6, यानी 5 जो है, 5 अभाज्य संख्या नहीं है किसका, 6 का, इस 6 का। इसलिए इसलिए 6 की पावर n जो है वह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपने इसका उत्तर भी दे दिया। बिल्कुल आपको सेम, बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। अच्छा, समझ नहीं आया हो तो चलिए एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए ना, कि प्राकृतिक संख्या n के लिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n जो है वह 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की घात n प्राकृतिक संख्या, n जो है पर प्राकृतिक संख्या है, मतलब 6 की घात आप 0 नहीं लिख सकते, 1 से आप अनंत तक कुछ भी लिख सकते हो, तो 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी यदि इनका अपन आपस में गुणा करें तो क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसमें 5 और 2 आए। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा, तो वो 0 पे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमने वही लिखा कि 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हो, लेकिन 6 जो है, 5 जो है अभाज्य संख्या नहीं है 6 का, इसलिए 6 की पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। अब इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम करते हैं। जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, ये प्लस का निशान ध्यान रखना, 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, इसकी अपन को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या कर देते हैं, कोई कठिन थोड़ी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें एक को हम, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं और इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं तो किससे किसको डिनोट करोगे। ठीक है, तो x बराबर मैंने एक संख्या मान ली, 7 गुणित 11 इंटू 13 प्लस 13 मान ली। इसको आप सॉल्व करो, इसमें से देखो ये पूरी एक संख्या है और ये अलग है। मैं इसमें से क्या करता हूँ, 13 यानी 13 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 13 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, बताओ मुझे बताओ। एक तो ये पूरी संख्या बचेगी, ठीक है, 7 इंटू 11, और क्या हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। इसको आप जब गुणा करोगे, आप सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7 77, 77 में एक जुड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 78। 78 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। क्या करना है, तोड़ना ही तो है आपको, तोड़ना ही तो है। अब इसका जब आप एलसीएम करोगे यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 3 दूनी 6 और 13 6 78 हो गया ना।
ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ y बराबर, ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ऐसे ही मैं इसमें कॉमन ले लूँगा। कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ? 5 इसमें कॉमन आ जाएगा और 5 यहाँ से अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 3 × 2 × 1 + 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गुणा करना है पूरे का और इसको कोष्टक में लिख दोगे तो 1009 आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो याद है क्योंकि बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात और सिर पर परत निशान। जल्दी से इसका आंसर बता दो अब आप कमेंट करके। ठीक है, तो अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं क्या? इसके हो ही नहीं सकते अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये तो बताओ ये तो अभाज्य संख्या ही है पहले से। ठीक है, इसमें ओनली खुद का भाग जा सकता है। ठीक है, तो x एंड y जो है, अब ये भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है इसमें? इसमें अब आप ये बताओ, इसमें किसका भाग जा रहा है? इसमें किसका भाग जा रहा है? खुद के अलावा भी किसका भाग जा रहा है इसमें? बताओ मुझे, है ना? इनमें इस खुद के अलावा भी एक का भाग जा रहा है, यानी यदि उसका एचसीएफ यदि एक आ रहा है, एचसीएफ उसका कुछ भी आ रहा है, यदि उनका एचसीएफ आ रहा है तो वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। यदि उनका एचसीएफ एक आ रहा है तो वो क्या है? भाज्य संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x और y जो है, x और y जो है वह किसकी एक x और y जो है उनका एचसीएफ कितना है? एक है। x और y का एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या है? एक है। तो इसलिए ये जो संख्याएं होंगी वह कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। इसलिए इसलिए यह संख्याएं भाज्य संख्याएं ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 7वां और इसके बाद खत्म है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और यदि वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो इसको आप लाइक जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन को जब तक आप पढ़िए, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कोई सा मान लो मैदान है। ठीक है, ये है आपकी मान लो सोनिया, ऐसे लिख दिया, और ये है आपका रवि। 12 मिनट लगते हैं, इसको लग रहे हैं 18 मिनट और इसको लग रहे हैं 12 मिनट। थोड़ा सा इमेजिन करना। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मान लो कोई ए पॉइंट है, मान लो कोई ए पॉइंट है यहाँ पर, ए पॉइंट से ये दोनों चलना यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है एक को 18 लग रहे हैं और एक को 12 लग रहे हैं, तो बताओ ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा। एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वो यहाँ पर दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे। स्वाभाविक बात है, इसको ज्यादा समय ये इसको 18 मिनट लग रहा है और इसको कम लग रहा है, तो 18 मिनट जो लग रहे हैं, तो ये मान लो ये 12 मिनट में यहाँ पर आएगा, तो ये 18 मिनट लग रहे हैं इसको, तो ये यहाँ कहीं रहेगा। इसको ज्यादा समय लग रहा है ना, तो ये पीछे रहेगा उस बिंदु से। तो वो बोल रहा है कि बताओ ये एग्जैक्ट टाइम आप बताओ कि वो दोनों कब मिलेंगे। तो देखो ना तो वो 18 मिलेंगे ना 12 मिलेंगे, तो इन दोनों का एक बीच का ऐसा समय
इन दोनों के एक बीच का ऐसा, अब देखो सबसे कम तो ले नहीं सकते, सबसे कम के लिए क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सबसे कम, और एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, यानी जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा वो क्या है आपका एलसीएम है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि हल सॉल्व आपको क्या करना है कि अ, ये लिखो कि सबसे कम समय जब कौन कौन है, सोनिया और रवि मिलेंगे, सोनिया और रवि मिलेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम किसका, 12 और 18। 12 के यदि मैं आज फैक्टर करूं, 2 दूनी 4 तिरी 12। 18 के करूं तो वैसे तो 9 दूनी कितने होते हैं 18। तो इनका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा दोनों का बताओ। ये एक बार ले लूंगा मैं, एक दो को लेना पड़ेगा, 3 एक बार ले लूंगा और 3 एक बार ले लूंगा। इसका समय 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 12 तिया 36। यानी सोनिया और रवि एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको नीचे लिख लेना है कि सोनिया और रवि जो हैं वह एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो एक बार और इसको देखना, अच्छे से समझ आएगा आपको, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती जाएंगी और नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मैथ यहीं पर मैं 2-3 बार समाप्त करवा दूंगा और एक और क्लास शुरू होगी तो उससे आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। वो मैं शुरू से करूंगा और ये बैच जो है वह आगे चलता जाएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।